हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, टीसीएस के रिजल्ट्स आ गए हैं और टीसीएस के रिजल्ट्स न सिर्फ इंडियन आईटी सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि वो हमें ये भी इंडिकेट करेंगे कि ग्लोबल सिनेरियो, ग्लोबल इकोनॉमी की भी क्या सिचुएशन है। इसलिए इसके रिजल्ट्स को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर क्या होता हुआ हमें दिख रहा है। तो टीसीएस के रिजल्ट्स के बारे में ज़रूर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, और वो है कि क्या रिलायंस में 20,000 करोड़ की सेलिंग होने वाली है और उसका कारण क्या है। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो भी बनाया था और आपने न्यूज़पेपर्स और टीवी पर भी देखा होगा कि रिलायंस में डीमर्जर हो रहा है, यानी कि उसकी जो फाइनेंशियल सर्विस की यूनिट है वो बिजनेस को वो निकालकर एक अलग कंपनी बना रहे हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और वो सितंबर में मार्केट्स में लिस्ट होगी। और एनएसई के रूल के मुताबिक जब भी किसी कंपनी का डीमर्जर होता है तो और अगर वो स्टॉक निफ्टी का या किसी इंडेक्स का पार्ट है तो वो उस इंडेक्स से उसको निकाल दिया जाता है। तो इस रूल के हिसाब से या इस लॉ के हिसाब से जब इसका डीमर्जर का प्रोसेस स्टार्ट होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो उसे भी निफ्टी से निकाल दिया जाएगा। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा कि जो इंडेक्स फंड्स निफ्टी को ट्रैक करते हैं उसके बेसिस पर वो फंड्स चलते हैं, तो उसमें उन फंड्स को रिलायंस इंडस्ट्रीज को सेल करना पड़ेगा, क्योंकि उनको एग्जैक्टली उस इंडेक्स के उस प्रोपोर्शन में ही जो जितने भी स्टॉक्स आते हैं उनको खरीदना पड़ता है और उस पोजीशंस को बनाना पड़ता है। तो इस हिसाब से करीब 20,000 करोड़ की रिलायंस की सेलिंग उनको करनी पड़ सकती है। दोस्तों, ध्यान रहे कि इंडेक्स फंड्स जो निफ्टी को ट्रैक करते हैं उनका अगर हम टोटल पोर्टफोलियो का साइज देखें तो करीब 2 लाख करोड़ का होता है, और इस वजह से ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि रिलायंस में 20,000 करोड़ की सेलिंग होगी। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि रिलायंस इज रिलायंस, तो अब ऐसी खबरें पढ़ने को मिल रही हैं। इनफैक्ट आज ही मैंने ये खबर पढ़ी कि शायद एनएसई अपने इस रूल को चेंज करने जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो ये सेलिंग से हम बच जाएंगे। तो आगे आने वाले टाइम पे देखना है, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन एनएसई इस पर एक डिस्कशन करने वाली है और मोस्ट लाइकली ये रूल बदलने वाला है। तो आइए अब टीसीएस की बात करते हैं। तो दोस्तों, कल लेट इवनिंग टीसीएस का रिजल्ट आया और टीसीएस के अगर फिगर्स को आप देखें तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता हुआ नहीं दिखा है, लेकिन आज आप देखिए आईटी इंडेक्स करीब 2% से ज़्यादा गिरा हुआ है, करीब 2.2%, और टीसीएस भी 1.5% गिरा हुआ है। तो आखिर क्या था उनके ऐसे रिजल्ट्स में जिसकी वजह से आईटी सेक्टर आज खुलते ही पूरे दिन दबाव में बना रहा। तो आइए पहले उन्होंने जो फिगर्स अपने रिजल्ट्स के दी हैं उसको शेयर करते हैं। तो अगर उनके नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो उनके नेट प्रॉफिट 15% के रफ्तार से ग्रो की हैं। अगर इस क्वार्टर के नेट प्रॉफिट और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और उनका जो टोटल प्रॉफिट था वो करीब 11,392 करोड़ का बनता है, जबकि जो स्ट्रीट जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो 11,530 करोड़ का कर रहा था। तो थोड़े से मार्जिन से जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी उससे कम उनके नेट प्रॉफिट्स आए हैं। तो ये भी एक तरीके का नेगेटिव स्टॉक के लिए साबित हो रहा है और इंडस्ट्री के लिए साबित हो रहा है, क्योंकि जब आपके एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होते हैं तो आप डिसअपॉइंट होते हैं। तो 15% की फिगर काफ़ी अच्छी हालांकि दिख रही है, लेकिन अगर आप पिछले क्वार्टर यानी कि दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो सिर्फ 6% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। अगर उनकी सेल्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर में उनकी सेल्स में 17% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है, 59,160 करोड़ का, और उनके जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है टीसीवी वो भी काफ़ी अच्छे उन्होंने रिपोर्ट किए हैं, $10 बिलियन का, जबकि ऑन एन एवरेज उनका $7 to 9 बिलियन होता है। तो ये फिगर्स को आप देखेंगे तो यहाँ कहीं भी जो है आपकी नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इसमें देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भाई स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाया, लेकिन उसके लिए आप पूरे के पूरे आईटी इंडस्ट्री को और टीसीएस को पनिश कर रहे हैं मार्केट में। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है उन्होंने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, उसकी वजह से जो है मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया है आईटी सेक्टर से। तो क्या उन्होंने कहा वो मैं अब आपको बताता हूं। तो पहली चीज तो उन्होंने कही है कि जो नॉर्थ अमेरिका एरिया है वहां से जो उनका बिजनेस आ रहा है वो लोअर देन एक्सपेक्टेड था। जिस तरीके की उन्हें उम्मीद थी कि वो बिजनेस ग्रो करेगा वो उससे लोअर रहा। दोस्तों,
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो जितनी भी आईटी सेक्टर कंपनी है वो अपने बिजनेस को ज्योग्राफीज में डिवाइड करती हैं। तो उनके जो मेजर ज्योग्राफीज में एरिया में कौन कौन से आते हैं, तो नंबर 1 पे आता है नॉर्थ अमेरिका, जिसमें अमेरिका के मेजर पोर्शंस और कनाडा आते हैं। इसके बाद आपका एशिया पैसिफिक आता है, यूरोप आता है और मिडिल ईस्ट आता है और इंडिया आता है। तो जनरली इन कैटेगरीज में ज्योग्राफी वाइज वो अपने रेवेन्यूज को ट्रैक करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी आईटी सर्विसेज कंपनी के लिए होता है वो है नॉर्थ अमेरिका का एरिया। खास करके टीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50% उनका बिजनेस जो है इसी एरिया से आता है। और यहीं पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बिजनेस लोअर देन एक्सपेक्टेड रहा, जितना हम उम्मीद कर रहे थे वहां से उतना बिजनेस नहीं आया है। दूसरा जो नेगेटिव चीज जो उन्होंने कही वो ये कही कि जो बीएफएसआई सेक्टर है, यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सेक्टर, तो इसमें से जो बिजनेस आ रहा है उसमें पिछले क्वार्टर के हिसाब से जो है उसमें एक बढ़त देखने को नहीं मिली है। तो इस क्वार्टर में उन्होंने करीब 9% का ग्रोथ दिखाया है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में करीब 16% का ग्रोथ उन्हें देखने को मिला था। दोस्तों, बीएफएसआई सेक्टर के बारे में बता दूं कि ये भी किसी आईटी सर्विसेज कंपनी में सबसे बड़ा बिजनेस इसी सेक्टर से आता है, जिसमें बैंक्स हो गई, इंश्योरेंस हो गई, और ये जो जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं उनका बिजनेस इसी में कैटेगराइज किया जाता है। तो आईटी सेक्टर जो कंपनीज हैं वो अपने बिजनेस को एक तो ज्योग्राफी से ट्रैक करती हैं और किस सेक्टर से बिजनेस आ रहा है, यानी कि फिनेंस से कितना आ रहा है, हेल्थ केयर से कितना आ रहा है, एआई से कितना आ रहा है, इस तरीके से वो ट्रैक करते हैं। तो जो उसमें सबसे बड़ा जो बिजनेस जिस सेगमेंट से आता है वो है बीएफएसआई, और टीसीएस को खास करके सबसे ज़्यादा बिजनेस इसी सेक्टर से आता है। 40% इनका बिजनेस बीएफएसआई सेक्टर में है, और वहाँ पे जो है ग्रोथ की रफ्तार कम होती हुई उन्हें दिख रही है। तो एक तो ज्योग्राफी, जो इनका मेजर ज्योग्राफी है, वहाँ पे ग्रोथ कम होता हुआ दिख रहा है। दूसरा, जो सेक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा जो सेक्टर है उसमें भी इनको ग्रोथ कम होता हुआ दिख रहा है। और इसका कारण क्या है? इसके दो प्रमुख कारण है। पहला ये कि देखिए, जब कोविड आया था तो अमेरिका, यूरोप में ऑफिसेस बंद हो गए, लॉकडाउन लग गए और लोग घर से काम करने लगे, तो काफ़ी कंपनीज ने जो है इंडिया में खूब सारा आउटसोर्सिंग किया और उसका फ़ायदा विप्रो, टीसीएस, एचसीएल सबको मिला। और जहाँ पे धड़ल्ले से उन्होंने हायरिंग की, सैलरी बढ़ा बढ़ा कर लोगों को हायर किया। लेकिन अब वहाँ पे रीओपन हो रहा है, लोग ऑफिस में जा रहे हैं, और जो कोविड एरा का जो जिस तरीके से डील्स आउटसोर्स की जा रही थी उसमें कमी होती हुई दिख रही है। तो एक तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। दूसरा, ये बैंकिंग क्राइसिस जो हुई है इसकी वजह से भी कंपनी का कहना है कि उनके बिजनेस पर डेंट पड़ा है, क्योंकि जो बैंक्स हैं अब वो थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में आ गए हैं कि हम इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करें या ना करें, और जो अननेसेसरी स्पेंडिंग है उसको वो कट कर रहे हैं। तो इन दोनों कारणों की वजह से उनके जो बिजनेस जिस रफ्तार से ग्रो करने चाहिए थे वो होते हुए नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी भी चिंतित है और मार्केट भी चिंतित है। तीसरी चीज अगर देखें जो नेगेटिव है वो ये है कि मार्जिन फ्रंट पे भी कुछ अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर देखें तो उनके मार्जिन्स जो हैं थोड़े से कम हुए हैं, और क्वार्टर एंड क्वार्टर एक तरीके से फ्लैट है। उसकी वजह क्या है कि देखिए, उनके ज़्यादातर क्लाइंट जो हैं पुराने क्लाइंट हैं, लेगेसी क्लाइंट हैं, और ऐसे क्लाइंट से क्या होता है कि आप मार्जिन बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपका कोई पुराना क्लाइंट है तो वो आपको प्रेशर डालेगा कि आप हमारे कॉस्ट को कम करिए। आप नए क्लाइंट से तो अपने मन मुताबिक रेट्स ले सकते हैं, लेकिन पुराना क्लाइंट जो होता है उसको रेट बढ़ाने में दिक्कत आती है, क्योंकि एक तो इतना बड़ा क्लाइंट होता है और साथ में वो कहता है कि भाई आप इतने साल से हमारे को सर्विस दे रहे हैं, तो अब तो आपने सब कुछ सीख लिया, तो अब आप अपने रेट्स को कम करिए। तो ये इन कारणों की वजह से मार्केट जो है थोड़ा सा जो आईटी सेक्टर को लेकर और के लिए थोड़ा सा चिंतित है। तो कंपनी ने नॉर्थ अमेरिका और बीएफएसआई के लिए ये कहा है कि अभी हम वेट एंड वॉच मोड में है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम है या क्या है, उन्होंने इस पर कुछ खास नहीं बोला है। उन्होंने सिर्फ कहा है कि हम वेट एंड वॉच मोड में है। तो आने वाले क्वार्टर्स, खास करके अगले 2 क्वार्टर्स हमें देखने पड़ेंगे कि वहाँ पर इन एरियाज़ में रिकवरी होती है कि नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो आईटी इंडस्ट्री, हमारी आईटी कंपनीज में और भी दिक्कतें आ सकती है। अब आइए दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या ये स्टॉक को इन्वेस्ट करना इसमें सही रहेगा। देखिए दोस्तों, इस स्टॉक को हमने हमेशा से फेवर किया है। हमने इसको लगभग हर पोर्टफोलियो में ऐड भी किया है। कोविड टाइम्स में भी जब पहला पोर्टफोलियो 2020 में हमने पब्लिश किया था उसमें भी इसको ऐड किया था।
और हमने जो आखिरी पिछला पोर्टफोलियो था, बुलट्रैक पोर्टफोलियो, मॉडल पोर्टफोलियो, उसमें भी इसे ऐड किया था और हमने इसे 3300 के प्राइस पर ऐड करने की बात कही थी। और दूसरा हमने कहा था कि इसे हम 2800 के लेवल पर भी हमें इसे खरीदना है। और अभी हमें 2800 का लेवल जब से हमने उस पोर्टफोलियो पब्लिश किया था उसके बाद से 2800 का लेवल अभी तक तो आया नहीं है। तो अगर उस लेवल पर अगर हम पोजीशन बनाए होते तो अभी हमें उसमें माइनर लॉस दिख रहा होता, क्योंकि प्राइस अभी 3100 के आसपास है। लेकिन अगर हम इसके कोविड टाइम्स में अगर आपने बनाया होता तो अभी आपको इसे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, जो हमने पहला पोर्टफोलियो पब्लिश किया था। और अगर हम अपने पोर्टफोलियो की बात करें तो अभी हमारा पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है, तो दोस्तों अभी भी हमारा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में चल रहा है। इनफैक्ट जो मार्च में हमें करेक्शन देखने को मिला था उसमें भी हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन में ही था। इस वक्त हमें करीब 10.5% का रिटर्न पोर्टफोलियो में हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इसका एक लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन करें कि पिछले 10 सालों में इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, तो वहां पर हमें क्या पिक्चर दिखती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो अगर आप इसको देखें तो अगर आपने इसे 10 साल पहले अप्रैल 2013 में इन्वेस्ट किया होता तो उस वक्त का जो अगर ऑल एडजस्टेड प्राइस देखें तो 688 रुपीज़ होता और आज 3190 का प्राइस है। तो आपको एनुअलाइज्ड 16.68 का रिटर्न मिलता और 4 गुना आपके कैपिटल हो जाता। अगर आपने 5 साल पहले अप्रैल 2018 में इन्वेस्ट किया होता तो आपको एनुअलाइज रिटर्न 12.5% का मिलता और 80% का आपको एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता। अगर आपने 3 साल पहले अप्रैल 20 में इन्वेस्ट किया होता तो आपको 16.55% का रिटर्न मिलता और एब्सोल्यूट रिटर्न 58% का मिलता। अगर आपने 1 साल पहले इसे खरीदा होता तो आपको आज करीब 10% का लॉस मिल रहा होता। तो क्लियरली अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो हमें इसमें नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। सारी आईटी इंडस्ट्री डाउन है और टीसीएस भी इस हिसाब से डाउन है। अब आइए कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि टीसीएस जो है बाकी आईटी कंपनीज के हिसाब से और आईटी सेक्टर के कंपैरिजन में कैसा कर रहा है, तो उसमें हमें क्या पिक्चर देखने को मिलती। तो अगर आप आईटी सेक्टर को देखें तो पिछले 1 साल में वो 15.70% डाउन रहा है और टीसीएस करीब 12.18% डाउन रहा है। तो उसने मार्जिनली बेटर परफॉर्म किया है, हालांकि रिटर्न्स उसके भी नेगेटिव हैं। और अगर इससे ऊपर हम बड़ी कंपनी की बात करें तो सिर्फ एचसीएल टेक दिख रहा है, हालांकि एचसीएल टेक का साइज टीसीएस के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है और ये इन्फोसिस और विप्रो से भी काफ़ी अच्छा करता हुआ हमें दिख रहा है। तो क्लियरली हमें ऐसा देख के लग रहा है स्टॉक के परफॉर्मेंस को कि ये बाकी के बड़े जो स्टॉक्स हैं उससे बेटर प्लेस्ड है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अब क्या हमें इस लेवल पर स्टॉक को इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों इस स्टॉक के लिए हमारा हमेशा यस रहेगा। हालांकि अगर मार्केट गिरेगा तो ये स्टॉक भी गिरेगा और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि ब्लू चिप स्टॉक्स 40 to 50% तक गिर सकते हैं। हमने पास में भी देखा जब रिसेशंस आए थे या बड़ी गिरावट हुई थी तो इवन टीसीएस इन्फोसिस भी उसमें भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको हर गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए और बजट बना के रखना चाहिए कि लोअर लेवल्स पर भी आप इसे खरीद सकें। कभी भी ये ना सोचे कि भाई हो गया अब इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। नीचे के फॉल के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि अभी भी मार्केट जो है ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास घूम रहा है और इसके प्राइजेस भी ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास घूम रहे हैं। तो अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको कोई शॉर्ट टर्म इसमें व्यू पॉइंट मत रखिए, 4-5 साल का आउटलुक रखिए और लोअर लेवल्स पर भी इसे एक्यूमुलेट करने का बजट रखिए, तभी इस स्टॉक पे आप घुसने का सोचिए। तो दोस्तों आइए अब जरा हम मार्केट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मार्केट में हम देख रहे हैं कि लगातार रैली हो रही है और रैली की वजह क्या है कि एफआईआईज अब बायर बन गए हैं। अब हम ये पूछ सकते हैं कि अचानक से एफआईआई बायर क्यों बन गए हैं। देखिए एफआईआईज की बाइंग के कई जो है रीजंस होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही बाइंग करते हैं। कई दफ़े उनकी पोजीशन शॉर्ट टर्म की भी होती है, कई दफ़े वो अपनी इन्वेंट्री बनाते हैं ताकि फ्यूचर मार्केट के प्राइजेस को वो जो है बाइंग सेलिंग करके भी इम्पैक्ट कर सकें। तो अभी ये पोजीशंस जो वो बना रहे हैं क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप क्लियरली देखिए कि जब जब वो खरीदते हैं तो मार्केट ज़रूर ऊपर जाता है, लेकिन जब म्यूचुअल फंड्स और डीआईआईज खरीदते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखिए पिछले साल डीआईआईज ने
और म्यूचुअल फंड्स ने करीब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के ऊपर की बाइंग की, लेकिन फिर भी वो मार्केट को नेट पॉजिटिव टेरिटरी में नहीं ले गए। जबकि FIIs जो है 1000 करोड़ 2000 करोड़ भी बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर चला जाता है, और अगर 1000 करोड़ रुपए भी बेचते हैं तो मार्केट नीचे चला जाता है। तो ये गेम प्लान मुझे समझ में नहीं आता है कि एक पार्टी इतने बड़े क्वांटिटी में खरीदती है तो भी मार्केट ऊपर नहीं जाता है, और दूसरी पार्टी थोड़ा बहुत भी अगर खरीद लेती है, बेच लेती है, तो मार्केट उसके हिसाब से मूव कर जाता है। तो ये एक बड़ी पजल है। शायद आप में से अगर किसी को इसके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग हो, डीप अंडरस्टैंडिंग हो, तो ज़रूर अपना व्यू पॉइंट मुझसे शेयर करिए। सबसे पहले ऑप्शन चेन की एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे आपको 2 चार्ट दिख रहे हैं। पहला जो है वो 11th का है, 11 अप्रैल का है, और ये 13 का है, यानी कि आज का है। तो यहाँ पर हम 2 स्ट्राइक्स पे फोकस करेंगे। पहला 17,800 का लेवल। तो यहाँ पर क्या होता हुआ हमें दिख रहा है कि पहले तो कॉल सेलर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे अड़े हुए थे, 1 करोड़ से ज़्यादा। अब उन्होंने अपनी पोजीशंस लगभग आधी काट दी है, और पुट्स का भी जो है पोजीशंस ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई है। जहां वो करीब 30 लाख के आसपास थे, अब वो 60 हो गए। तो कॉल सेलर से अपनी पोजीशन आधी कर दी है और पुट सेलर से अपनी पोजीशंस को डबल कर दी है। हालांकि अभी भी वहां पर नेक टू नेक फाइट बना हुआ है। तो एक 17,800 जो है ऐसा लग रहा है कि की लेवल है जहां पर दोनों ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अब यहां से मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसके बाद क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉल सेलर्स का दबदबा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। लेकिन आप 18,000 का लेवल को भी ज़रा गौर से देखिए, वहाँ पर हमें क्या पिक्चर देखने को मिल रही है। तो अगर 18,000 में देखें तो बहुत बड़ा यहाँ पर कॉल सेलर्स का OI खड़ा हुआ था, करीब 1.7 करोड़ का, जो कि अब घट गया है और सिर्फ ये 1.1 करोड़ रह गया है। हालांकि पुट सेलर्स भी वहाँ पे जो है अपनी पोजीशंस को बहुत तेज़ी के साथ नहीं बढ़ा रहे, लेकिन वहाँ पे मामूली बढ़त होती हुई हमें दिख रही है। पहले जहाँ करीब 40 लाख का OI था, तो वो अब करीब 50 लाख का हो गया है। तो अब ये जो आगे के 2 स्ट्राइक्स हैं, यहाँ पे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि दोनों श्योर नहीं है। कॉल सेलर तो काफ़ी श्योर है, काफ़ी तेज़ी के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन पुट सेलर को वहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, ऑप्शंस में एक चीज़ को ध्यान में रखिए, जब पोजीशन आगे बढ़ता है तो ऑप्शन सेलर सबसे पहले अपनी पोजीशंस को काटता है, और वो काट के अगले स्ट्राइक पर अपने OI को कर देता है। इसलिए हमें डे टू डे पोजीशंस को मॉनिटर करना चाहिए। तो सो फार इसको देखकर हमारा क्या कंक्लूजन होता है कि मार्केट्स इस लेवल पर जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। तो आइए अब जरा हम डे वाइज OI की पोजीशन भी देख लेते हैं। तो ऊपर में हम जो है ब्रॉडर मार्केट की हमें स्थिति देखने को मिल रही है, वहाँ पे कुछ खास बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा ना बुलिशनेस ना बेरिशनेस वहाँ पे होती हुई दिख रही है। अगर हम नीचे के चार्ट में देखें तो यहाँ पे हमें कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है। कल भी मैंने जो पिछले वीडियो में हमने एनालिसिस किया था, उस पर भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर ये वाला पार्ट देखें, यहाँ से और यहाँ से इसको अगर कंपेयर करें तो मार्केट तो ऊपर गया है, लेकिन पुट का OI थोड़ा डाउन है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बुलिशनेस नहीं दिख रही है। अगर हम आज का डेटा देखें तो आज के डेटा में हमने आज की एक्सपायरी को निकाल दिया है, इसलिए दोनों बार हमें छोटे होते हुए दिख रहे हैं। जो दोनों का डिफरेंस है कॉल और पुट का, वो डिफरेंस यहाँ पर भी मेंटेन होता हुआ दिखा है, और पुट सेलर चूंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर वो ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अभी जब फ्रेश सीरीज शुरू होगी मंडे को, क्या पोजीशंस बनती है वहाँ पर हमें ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें कोई ड्रामेटिक चेंजेस होते हुए नहीं दिख रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा बुलिशनेस ना बहुत ज़्यादा बेरिशनेस। तो देखिए दोस्तों, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जैसा कि मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था कि करीब 17,465 के आसपास हमारे एल्गोज ने हमें बाय सिग्नल को दे दिया था। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि इस लेवल पर ट्रेड करना जो है रिस्की हो सकता है, क्योंकि हमारा व्यू पॉइंट क्या था कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा सा नीचे आए और ब्रेकआउट हो, तब हम खरीदें। तो यहाँ पर हमें मार्केट ने वो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं दी। तो यहाँ पर एक चांस था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आता हुआ हमें दिख रहा था, लेकिन वो वापस से ऊपर की तरफ चला गया। तो अब जो है ट्रेड करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखिए रिस्की है। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे जो एल्गोज हमें जो क्लू दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि मार्केट में दोनों तरफ की मूवमेंट होगी। हालांकि जो है बुलिश बायस होता हुआ हमें दिख रहा है। तो एक जो क्रिटिकल लेवल है वो है 17,719। ये लेवल के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं
तो ट्रेंड को राइट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मार्केट जो है वॉलेटाइल रहेगा। अगले 2-3 हफ्ते तक मार्केट में ऊपर नीचे दोनों तरफ की मूवमेंट देखने को मिलेंगी। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना इस वक्त सही नहीं होगा, तो बी वेरी कॉशियस। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है दोस्तों, बहुत सरप्राइजिंग है, हमारे एल्गोज ने अभी तक इसमें बाय सिग्नल नहीं दिया, अभी भी हमारा ये सेल मोड में ही चल रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें तो की लेवल क्या है, वो है 41,818, ये लेवल हमारा की है और इसके ऊपर हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर ये लेवल तोड़ता है तो हम नीचे भी आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके के मार्केट में प्रॉब्लम क्या होती है कि मोमेंटम चल रहा है, रोज मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप हमेशा सोचेंगे कि मैं ऊपर की पोजीशन लूं, नीचे की पोजीशन बनाने में आपको डर लगेगा। और ऊपर की पोजीशन बनाने में डर लगेगा क्योंकि आपको लगेगा यार इतना चढ़ गया है, अभी तक इसने एक डिप भी नहीं दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में डिप तो आता है, लेकिन वो कितने ऊपर जाकर आएगा इस पे थोड़ा डाउट रहता है। तो अगर आपको बुलिश साइड पे ट्रेड करना है तो हमारा व्यू पॉइंट ये रहेगा कि निफ्टी में प्रेफर करिए, और अगर बेरिश साइड में ट्रेड करना है तो गो विथ बैंक निफ्टी। हालांकि नेकेड ट्रेड देखिए अभी बिल्कुल भी नहीं बनता है, तो पोजिशनल ट्रेड करिए और कम से कम 2 हफ्ते का आउटलुक रखिए, क्योंकि अगर 2 हफ्ते का आउटलुक रखेंगे तो आपको दोनों तरफ की मूवमेंट मिलने के चांस रहेंगे, और जब आपको वो मूवमेंट मिलेगा तो आप अपने पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं शॉर्टिंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूं, अभी मैंने नहीं की है अगर मैं अपने पर्सनल पोजीशन की बात करूं, और मैं अभी भी शॉर्ट करने का ही सोच रहा हूं। अभी मेरा अप्रोच ये है कि जैसे ही शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगी शॉर्ट करूंगा और क्विकली गिरावट का इस्तेमाल करके मैं निकल जाऊंगा। मैं लंबे प्रॉफिट के लिए नहीं बैठूंगा, क्योंकि इस वक्त मूवमेंट हमें दोनों तरफ होती हुई दिख सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।